नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ हुसैन अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत में बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं अहमदाबाद में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2036 ओलंपिक की भारत की दावेदारी और 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों को लेकर बैठक की थी। वहीं इस बैठक में स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिल चुकी है और अब भारत की नज़रें 2036 ओलंपिक की मेज़बानी पर है। अब इसी के साथ भारत ने इसके लिए अपनी दावेदारियां भी पेश कर दी है और अहमदाबाद को संभावित होस्ट सिटी के तौर पर आगे की बात कही जा रही है। अब ऐसे में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट ही नहीं बल्कि 2036 ओलंपिक्स की तैयारी के बड़े पर्व पर भी देखा जा रहा है। वहीं सरकार का फोकस अब वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए बेहतर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं विकसित करने पर है। हम बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए स्टेडियम, वेन्यू, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, आयोजन की व्यवस्था और सुरक्षा जैसे कई पहलुओं पर समय रहते तैयारी पूरी करनी जरूरी होगी। वहीं अमित शाह की बैठक में भी इन्हीं तैयारियों की समीक्षा की गई है। मकसद साफ है कि अहमदाबाद को सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन तक सीमित नहीं रखना है बल्कि उसे एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसे में गुजरात के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। हालांकि 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी अभी भारत को मिली नहीं है, लेकिन भारत की बिड पर फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को करना है। अब ऐसे में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए अपनी योजनाएं, क्षमता और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सामने साबित करने में एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। यानी भारत के सामने चुनौती सिर्फ एक बड़े स्पोर्ट्स गेम्स की नहीं है, सफलतापूर्वक करने की ही नहीं है, बल्कि ऐसे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने की है जो खिलाड़ियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और आयोजन क्षमता तक हर स्तर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रखा जाए। वहीं अहमदाबाद की तैयारियां इस बड़े लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए जुड़ने वाले हमारे कृष्णकांत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए 2036 ओलंपिक्स की तैयारी का एक बड़ा स्टेट है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हुसैन, जिस तरह की आज बैठक हुई है अहमदाबाद में, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह खुद गए थे समीक्षा बैठक में, और वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं सांघवी, वो भी बैठे हुए थे, और साथ ही साथ मनसुख मांडविया भी वहाँ मौजूद थे। तो 2030 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो कि 100 साल होगा इस कॉमनवेल्थ गेम्स का, पहली बार भारत में 2010 में आयोजित किया गया था। काफ़ी सफल आयोजन रहा था, एका दुका मामले को छोड़कर। तो जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उसकी समीक्षा उन्होंने की है। साथ ही साथ जो कैसे खिलाड़ी आएंगे यहाँ पर, जो वर्ल्ड प्रेस है वो आएंगे, अधिकारी आएंगे, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंता थी, इसको लेकर ये इसमें चर्चा हुई। और साथ ही 2036 का जो मामला है ओलंपिक बिडिंग का, उसको लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की गई है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतर और बैठक और साफ संदेश है, खासकर भारतवर्ष में जितने भी खेल से जुड़े हुए अधिकारी हैं या खिलाड़ी हैं, कि भारत अब कहाँ की सोच रहा है। यानी ओलंपिक की मेज़बानी की बात हो रही है, जो कि मोदी सरकार के लिए भी, और मुझे लगता है कि भारत के लिए भी एक गर्व का विषय होगा। और अमित शाह जो कि एक मास्टर है इस सब चीज़ों को लेकर, जब बड़े आयोजन देश के अंदर होते हैं, मुझे लगता है कि अमित शाह काफ़ी मुखर होते हैं। और जिस तरह की बैठक आज जिसमें की गई है, उसमें 2029 को जो पुलिस गेम्स हैं या फायर गेम्स होने हैं, वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट है, उसकी भी तैयारी की गई है। और एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि 2029 तक ये रास्ता साफ हो जाएगा कि ओलंपिक मेज़बानी की जो बिडिंग की बात है, 2029 में भारत इसकी बिडिंग की शुरुआत कर देगा। और 2036 में मुझे लगता है कि शायद भारत को, जिस तरह से भारत लगातार प्रयास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है उनसे बातचीत कर रहा है, मुझे लगता है कि भारत को मेज़बानी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन कृष्णकांत जी, अभी तक तो मेज़बानी हमें मिली नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ओलंपिक और होस्ट सिटी के तौर पर आगे करने की रणनीति में
क्या ये मजबूत बन सकी है कि हमें ये मेज़बानी मिल जाएगी? देखिए, जब बिडिंग की जाती है हुसैन, तो इसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है, खासकर जो सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं जी। क्योंकि दुनिया भर से इतने एथलीट आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, और खेल से जुड़े हुए जो ओलंपिक संघ है उसके पे आते हैं, इतने देशों के जो प्रमुख है वो आते हैं, कई सारे इसमें अतिथि होते हैं जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पहली मापदंड है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, खासकर ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट कराने के लिए। हालांकि भारत में अब वो भारत नहीं है कि केवल क्रिकेट के आयोजन हो रहे हैं या एशियन गेम्स के आयोजन हो रहे हैं। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था हुसैन दिल्ली में, तो बहुत ही शानदार आयोजन किया गया था और सफल रहा था, और भारत ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया था हर खेलों में। मुझे लगता है कि भारत के पास वो क्षमता है, उतनी ऊर्जा है और सारे इंजाम है कि भारत ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है। अगर आप दिल्ली में भी जाके देखेंगे हुसैन, तो तमाम तरह के स्टेडियम का कायाकल्प किया जा रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो या अंबेडकर स्टेडियम हो या खन्ना स्टेडियम हो जहाँ पर टेनिस का मामला है, और अन्य भी स्टेडियम अंबेडकर हैं या अरुण जेटली स्टेडियम है, तो काफ़ी तैयारी चल रही है। इसी तरह से गुजरात के अंदर में खासकर अहमदाबाद, जहाँ की नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, उसकी भी कायाकल्प की गई है और इस बात का इंतजाम किया गया है कि अगर ओलंपिक की मेज़बानी भारत को मिलता है बिडिंग के बाद, तो लगता है कि उद्घाटन और जो समापन मैचेज हैं उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, क्योंकि लाख से ऊपर लोग वहाँ बैठते हैं। और जब खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, तो इस स्टेडियम को देखकर, इसके रखरखाव को देखकर काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन एक जो मामला है बताना चाहूँगा, हालांकि ओलंपिक गेम्स किस महीने होगा अभी तय नहीं हुआ है, कि पिछली बार उसमें बारिश के कारण काफ़ी जल भराव हो गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये एक चिंता का कारण है। तो आज की समीक्षा बैठक में हुसैन न केवल सुरक्षा इंतजाम की पे चर्चा हुई है, बल्कि खिलाड़ी जो आएंगे, इतने संख्या में आएंगे भारत में, उनके रहने की व्यवस्था, रखरखाव की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और जो प्रेस है, जो दुनिया भर के प्रेस यहाँ आयोजित होंगे, खासकर जो इसका टेलीकास्ट किया जाएगा या रेडियो पर प्रसारण किया जाएगा कि दुनिया के इतने सारे देश हैं जो ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं, और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्री हर जगह इसका प्रसारण होता है, लैटिन अमेरिकन देशों में जाना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी जाना है, तो इनके सारे इंतजाम की समीक्षा आज की गई है। और हालांकि ओलंपिक गेम 2036 में होंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहा है हुसैन, उसको लेकर भी समीक्षा की गई है। तो मुझे लगता है एक तरह से ये प्री सेटअप कहा जा सकता है ओलंपिक के लिए, कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी को ही ओलंपिक की दिशा में तैयारी माना जाएगा। और मुझे लगता है कि गुजरात में खासकर जो स्टेडियम है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है या और भी हैं खेलों के हैं स्टेडियम बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि बेहतर इंतजाम वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारत को बिडिंग के लिए। देखिए कृष्णकांत जी, अभी तक तो हमें मेज़बानी मिली नहीं है, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेज़बानी हमें मिल जाए, और हर भारतीय की एक ही आशा है कि मेज़बानी इस बार हमें मिल जाए और अहमदाबाद इसे बहुत ज़ोर शोर से इसका शुभारंभ करें। लेकिन इसी के साथ जब कॉमनवेल्थ गेम्स की, देखिए अभी हमें मेज़बानी नहीं मिली है, लेकिन अगर हमें मेज़बानी मिल जाती है तो भारत की ओलंपिक बिड को कितना फ़ायदा मिल सकता है, या फिर क्या फ़ायदा मिल सकता है? फ़ायदा खेलों का होता है हुसैन, फ़ायदा एक राष्ट्र के तौर पर देखें, भारत की गरिमा, महत्ता और जो प्रभाव है दुनिया के अंदर में है, और जिस तरीके से भारत का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड मैप पर, उसी तरह से खेलों में अब हम कोई सांप बिच्छू वाले देश नहीं रहे। खेलों में हमारी भी अब बादशाहत रही है, कई खेलों के हम विजेता रहे हैं, और हमने ये साबित किया है कि अगर मौके मिलते हैं तो भारत भी एक खेल में महाशक्ति के तौर पर उभरता हुआ जा रहा है। एक ज़माना था कि भारत में सिर्फ हॉकी की बात होती थी, और इक्का दुक्का मौके पर एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल की टीम भी बेहतर थी और पदक भी जीती रही। लेकिन बाद में आपने देखा है कि क्रिकेट आ गया, क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, बैडमिंटन में हमने शानदार प्रदर्शन किया है, और भारतीय टीम जो खासकर थॉमस कप, उबर कप है, या अंतर्राष्ट्रीय जितने यूनिक्स के सुपर मैचेज होते हैं, सबके हमने टूर्नामेंट जीते हैं, चाहे पुलेला गोपीचंद हो या प्रकाश पादुकोण हो या के श्रीकांत हो या पीवी सिंधु हो या साइना नेहवाल हो, पुरौली कश्यप हो, बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि भारत के लिए ला रहे हैं। इसी तरह से हम शतरंज में विश्व चैंपियन रहे हैं, मुल्क ये विश्वनाथन आनंद की बात कर ले, वो चैंपियन हुए। उसके बाद देखिए कि अभी गुकेश हैं, वो लगातार जीत रहे हैं, अभी कल ही उन्होंने एक ट्रॉफी जीती है। तो और एशियाड में भी हमने बादशाहत कायम की है, तो शतरंज में भी आगे आ रहे हैं।
अब देखिए स्क्वैश में भी हम चैंपियन रहे हैं, बिलियर्ड्स में हमारे जो माइकल फरेरा है वर्ल्ड क्लास के प्लेयर होते थे, उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। अब शूटिंग की बात कर लीजिए, शूटिंग में भी हम चैंपियन रहे हैं, चाहे मनु भाकर की बात कर लें या और भी प्लेयर्स हैं देश के अंदर में जिन्होंने कि भारत के लिए स्वर्ण पदक और रजत पदक लाए हैं। राजवर्धन राठौर की बात कर लें या ये नारंग की बात कर लें, तो उन्होंने लगातार हमारे लिए स्वर्ण पदक ला के दिया है। तो अन्य खेलों में भी हमारी बादशाहत बढ़ती जा रही है। हम केवल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में नहीं बल्कि वॉलीबॉल में भी हम अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एथलेटिक्स में आप देखें तो वहाँ पर भी हालांकि हमें स्वर्ण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। नौकायन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम जिम्नाजियम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार हर खेलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारतीय युवाओं को खेल को लेकर कल उन्होंने संवाद किया तो उन्होंने साफ कहा कि जिन खेलों में हम आगे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे खेल हैं, करीब 20 खेलों का उन्होंने नाम बताया जिसमें कि भारत को प्रतिभागी होना चाहिए, भारत के प्लेयर्स को उसमें खेलना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे ओलंपिक में भारत का मान जो है झंडा बुलंद रहे। तो लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बोला और कल खासकर जो संबोधन हुआ है उनको युवाओं का, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए प्ले स्टेशन के बजाय आप प्ले ग्राउंड में जाया करें और नशा से दूर रहें। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज है इसमें है कि मैसेज को अपनाना होगा। जो युवा है, जो देश की शक्ति है, देश को बदलने की ताकत रखता है, मुझे लगता है खेल में भी अगर युवा सही रास्ते पाते हैं तो खेल की दिशा को भी भारत बदल सकता है। और जब ओलंपिक में भारत को मेजबानी मिलती है तो निश्चित रूप से भारतीय खेल के विकास के लिए, विकास यात्रा के लिए, और भारत में जो ओलंपिक में अब तक जो प्रदर्शन रहा है इतना बेहतर नहीं रहा है, क्योंकि 100 साल के। कृष्णकांत जी, इसी के साथ हम एक अगली खबर की ओर भी बढ़ते हैं, जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच जो है ड्रॉ हो गया है। वहीं भारत के पास 2 मैच की सीरीज को 2-0 से जीतकर क्लीन स्वाइप करने का मौका था, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनाशु ने शानदार और जुझारू पारी खेलने के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहला टेस्ट जीतने के कारण इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम तो कर ली थी, लेकिन कोलंबो टेस्ट में इंडिया ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 503 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और श्रीलंका को फॉलो ऑन के मजबूर पर किया था। वहीं इसी के बाद लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंका के बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों के सामने एक शानदार संघर्ष दिखाया। इस वापसी से सबसे बड़े हीरो रहे सोनल। उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में नाबाद 133 रन की शानदार पारी की। अब उनकी बल्लेबाजी ने श्रीलंका को हारने के बाद और हार के खतरे से एक बाहर निकाल लिया। वहीं दिनशु के साथ श्रीलंका के लोअर ऑर्डर्स ने भी एक अहम योग्यता निभाई है। इसी के साथ साथ टीम ने अपनी दूसरी पारी में 429 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर घोषित की थी, जिसके बाद मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। सोनल दिनशु का प्रदर्शन सिर्फ इस टेस्ट तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने दोनों टेस्ट में शतक लगाए और पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। वहीं कोलंबो में लाए गए शतक के साथ उन्होंने एक बड़ा टेस्ट रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वहीं पूरी सीरीज में उन्होंने स्वीप शॉट्स में 176 रन बनाए थे, जो एक टेस्ट सीरीज में स्वीप शॉट से बनाए गए सबसे ज़्यादा रन्स में से एक है। अब इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के जॉय रूट का पिछला कोई रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसी के साथ और इसके अलावा भी उन्होंने दिनशु भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंका बल्लेबाज की सूची में भी शामिल हो गए। खास बात यह रही कि नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए भी भारत के खिलाफ एक से ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले ये पहले श्रीलंकन बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इंडिया के लिए सीरीज जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कोलंबो टेस्ट को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ज़रूर माना जाएगा। जीत के बेहद ही करीब पहुंचकर भी भारतीय टीम क्लीन स्वीप नहीं कर सकी। वहीं इसी के साथ कप्तान शुभमन गिल ने भी श्रीलंकन बल्लेबाजों को उनके संघर्ष का क्रेडिट दिया है। यानी सीरीज इंडिया ने नहीं जीती, लेकिन कोलंबो में सोनल दिनशु की पारी ने मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। और इसी के साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कृष्णकांत सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इंडिया जीत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी कोलंबो टेस्ट में क्यों नहीं जीत पाई?
देखिए, इससे दो बातें सामने आती है कि जो भारतीय गेंदबाजी है उतनी धारदार नहीं रही। जिस तरीके भारत में क्या होता है कि कोई एक प्लेयर जो कि नवोदित प्लेयर होता है, अगर अच्छा परफॉर्म करता है, खासकर जो गोल्ड टेस्ट था उसमें भारत ने शानदार परफॉर्मेंस किया, और जिस तरह से गेंदबाजी की चर्चा होने लगी मानव सुथार की, तो लग रहा था कि अब एक बड़े प्लेयर के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन कल अब अफसोस की बात है कि भारत को ये मैच जीतना चाहिए था। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और भारत को ऐसा नहीं लगा पूरे मैच में, पूरे दिन भर के खेल में सिर्फ भारत को 3 विकेट मिले। तो लगता है कि भारत ने जो मौके भारत के पास थे, दबाव बनाने की बात थी कि अंतिम दिन जिस तरीके से फॉलो ऑन के बाद श्रीलंका की टीम खेल रही थी, जल्दी आउट करना था, वो आउट नहीं कर सकी, और इतना स्कोर दे दिया गया कि फिर भारत के पास उस मैच को जीतने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचे थे। मुझे लगता है कि टीम की जो प्लानिंग की बात है, एक्सक्यूशन की बात है, जो कप्तान शुभमन गिल है, उनको इस विषय पर देखना होगा कि आपके पास जो टीम थी वो आपसे बेहतर नहीं टीम थी, और आपके पास एक साफ मौका था। हालांकि भारतीय टीम ने सीरीज को जीत लिया है, 1-0 से जीत लिया है, लेकिन ये मैच जिस तरीके से भारत के हाथ से निकल गई, इसके लिए श्रीलंका की बल्लेबाजी की भी सराहना करनी पड़ेगी। खासकर उनके जो प्लेयर हैं सोनल दिनुशा, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, दोनों पारियों में शतक लगाया, और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज भी बने वहाँ के। तो उनकी बल्लेबाजी बहुत ही धारदार रही, और प्रेशर में सिचुएशन में, खासकर जो क्रंच सिचुएशन होता है जहाँ पर कि बल्लेबाजी की एक टेस्टिंग होती है, टेस्ट की जाती है, परख की जाती है, तो वो उन्होंने साबित किया कि एक बड़े प्लेयर हैं, एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। और भारतीय गेंदबाजी, खासकर जो क्षेत्ररक्षण है, कि गेंदबाजी के हिसाब से क्षेत्ररक्षण लगाना, और खासकर ऐसे मौके पर जब टीम फॉलो ऑन करने के बाद खेल रही है, आपको जीतने के लिए मौका था, अंतिम दिन था, तो जिस तरह की फील्डिंग की सजावट होनी चाहिए थी, शुभमन गिल ने वैसा नहीं किया। और गेंदबाजी में बात करेंगे कि कोई भी प्लेयर, चाहे प्रसिद्धि कृष्णा की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, उस तरह की गेंदबाजी उन्होंने नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। देखिए, मैच बहुत तो कम मौके मिलते हैं। इसका तो एक ही मतलब निकल के आता है कि उन्होंने लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे श्रीलंका के, उनको हल्के में ले लिया। हल्के में नहीं लिया, आपको देखिए एक प्लान के तहत गेंदबाजी करनी होती है। जब आप गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो बल्लेबाजी की खूबियां और कमियों पर ध्यान दिया जाता है कि बल्लेबाजी में क्या खूबियां, क्या ऑन साइड के अच्छे प्लेयर हैं, क्या ऑफ साइड के अच्छे प्लेयर हैं, या जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होती है, जो लंबाई में कम गेंद होती है, या उछाल वाली गेंदें होती है, या बाउंसर होती है, या ऐसी गेंदें जो यॉर्कर होती हैं, तो वो टेस्टिंग टेम्परामेंट। अब देखिए, भारत को ये नहीं कहा सकता, हर टीम के पास कोच हैं, हर टीम के पास बहुत सारे प्लेयर हैं, बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, बहुत तरह के जो फिटनेस ट्रेनर है वो हैं, खासकर जो साइकोलॉजिकल जो एक बात होती है उसके लिए भी ट्रेनर रखे जाते हैं। तो वो जमाना नहीं है कि एक कोच जो है, एक मैनेजर जो पूरी टीम को देख रहा है, और हर लेवल पर खिलाड़ी की समीक्षा की जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोच को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि बहुत कम मौके मिलते हैं, खासकर टेस्ट मैचेज में। लगातार आप देखते होंगे कि टेस्ट मैच अनिर्णित समाप्त होता है, ड्रॉ में समाप्त होता है। लेकिन अगर मैच को जीतना चाहते हैं तो आपको आक्रामक बनना होगा, आक्रामक गेंदबाजी भी करनी होगी, फील्डिंग की सजावट भी रखनी होगी, तभी आप दबाव बना पाएंगे। अगर मौके निकलते हैं, गेंदबाजी धारदार होती है, तो बल्लेबाजी में आप देखेंगे कि गलतियां होती है, और गलतियों में कभी कभी गेंद जो है बिल्कुल हवा में भी आती है, तो कैच को लपकना भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से सोनल दिनुशा ने बल्लेबाजी की, उसको दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल दबाव में नहीं आए, मैच को बचा ले गए और अंत तक खेलते रहे, और किसी भी तरह की गेंद उनके पास आती रही, गेंद की मेरिट के हिसाब पर वो खेलते रहे। और मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाजों को कहीं भी उन्होंने मौका नहीं दिया। और तो इसमें क्या कह सकते हैं कि सोनल दिनुशा एक ही ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पूरी टीम को टेंशन में ला दिया। नहीं, धनंजय डी सिल्वा भी है, कप्तान है, उन्होंने भी खेला, उनके गेंदबाजों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे लगता है कि एक आध प्लेयर ऐसे जरूर होते हैं, जैसे भारत में आप देखिए, पडिक्कल की बात कर लें, देवदत्त पडिक्कल की बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, सीरीज में उन्होंने 328 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभमन गिल भी बड़े प्लेयर हैं, अगर वो चलते हैं तो शानदार चलते हैं। गोल्ड टेस्ट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि जो भारतीय बैट्समैन है, जो कागज पर एक मजबूती की बात होती है, कागज पर तो भारतीय टीम बहुत ही मजबूत टीम है, गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी, लेकिन मैदान के ऊपर में आप किस तरीके से खेलते हैं, खासकर टॉस गंवाने के बाद आपको देखना होगा कि क्या बल्लेबाजी क्रम हो, कैसी गेंदबाजी करें और कितना दबाव बने। जो वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि गेंदबाजी में परिवर्तन होना चाहिए। अगर गेंदबाज मान लीजिए सिराज विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए,
अगर स्पिन गेंदबाज जडेजा को विकेट नहीं मिल रहे तो आप परिवर्तन कर लें। तो अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, क्रम में बदलाव नहीं करेंगे, तो वो दबाव नहीं बना पाएंगे जिस दबाव की ज़रूरत होती है। खासकर श्रीलंका टीम बेहतर टीम है, वो बांग्लादेश की टीम नहीं है जो टेस्ट में, हालांकि बांग्लादेश की टीम भी आजकल बेहतर फॉर्म में खेल रही है। जो वर्ल्ड क्रिकेट है खासकर टेस्ट चैंपियनशिप में आप देखेंगे श्रीलंका भी एक पावर हाउस की तरह से उभरती हुई आ रही है। एक जमाना था वहाँ पर दिलीप मेंडिस जैसे प्लेयर होते थे, रॉय डैश जैसे प्लेयर होते थे, अरविंद डिसिल्वा एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर थे, जब वो खेलने आते थे जल्दी आउट ही नहीं होते थे। तो मुझे लगे राणा तुंगा उनके बहुत अच्छे कप्तान भी थे, बैट्समैन थे। तो ऐसे प्लेयर से ही श्रीलंका की सजी हुई टीम है। तो एक लीगेसी रही है श्रीलंका टीम की। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में अचानक ऐसे प्लेयर आ गए हैं, वहाँ का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन भारत के लिए जिस तरह से मौके हाथ से चला गया है, सीरीज भारत के पास आ गया। हालांकि कभी कभी ऐसा समय आता है कि जीत के पास होते भी आप जीत नहीं पाते हैं, जीत आपसे दूर चला जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे भारतीय टीम क्या करती है। लेकिन कृष्णकांत जी, आपको क्या लगता है कि हम भारतीय प्लेयर्स कहाँ चूक गए? भारतीय के सारे प्लेयर्स कैसे चूक गए? क्योंकि ये तो यहाँ तो यही कह सकते हैं कि प्यासा कुएं के पास तक आया लेकिन पानी पिए बिना चला गया। क्योंकि हमने तो 1-0 से बढ़त बना ली थी और एक गेम और जीतना था जिसमें हम तो उन्हें क्लीन स्वीप ही कर जाते हैं। लेकिन हमसे चूक कहाँ हो गई? चूक सब एक एक्सक्यूशन की बात है, प्लानिंग की बात है। चूक ऐसी होती है, कभी कभी कोई इंडिविजुअल टैलेंट होता है। अब देखिए ब्रायन लारा जैसे प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, मन हुआ तो उन्होंने 400 रन भी मार दिए। ऐसे प्लेयर हैं। पाकिस्तान में भी एक से एक ऐसे प्लेयर हुए हैं कि उन्होंने 13 सेंचुरी लगा दी। सहवाग जैसा प्लेयर जाता है खेलने के लिए, आपको याद होगा कि जब सारी बल्लेबाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, सहवाग वहाँ ट्रिपल सेंचुरी लगा देते हैं। द्रविड़ भी ऐसा खेल दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ आध प्लेयर हर टीम में है जो कि किसी भी सिचुएशन में, जैसे भारत के बीबीएस लक्ष्मण है, वो ऐतिहासिक पारी उन्होंने कोलकाता में खेली थी, ऑस्ट्रेलिया टीम को पराजित कर दिया, फॉलो ऑन के बाद खेल रही थी। और श्रीलंका को भी दाद देनी पड़ेगी कि अंतिम जो 9 विकेट पर इन्होंने 400 समथिंग 29 रन बनाए, ये भी काबिल तारीफ है कि द्वितीय इनिंग में यानी दूसरी पारी में इस तरह से बल्लेबाजी करना एक क्लास दिखाता है, एक टेम्परामेंट भी दिखाता है। तो खेल में सिर्फ आप अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज है, उससे काम नहीं चलता है हुसैन, बल्कि आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना होता है, एटमॉस्फेयर को परखना होता है, पिच की खूबियों को भी परखना होता है कि पिच में नमी है या नहीं है, पिच स्लो है या फास्ट है, उछाल है, इन सब का भी अध्ययन करना होता है। और देखिए कैचेज विन द मैचेज। और अगर आपके पास कैचेज आते हैं, अगर उसको आप लपक लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक मैच को बदलने की क्षमता रखता है। तो हर डिपार्टमेंट में आपको मेंटल टफनेस भी चाहिए, खेल कौशल भी चाहिए। करंट सिचुएशन में आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है या अपने ऊपर विश्वास है, उसको भी बना के रखना होगा। मुझे लगता है कि ठीक है, हमने सीरीज जीत ली है, खराब ये टूर्नामेंट हमारे लिए नहीं रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भारत की टीमों का मुकाबला, खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात है, सिरताज की बात है, भारत लगातार 2 बार से छूट जा रहा है, चैंपियनशिप जीत नहीं पा रहा है, अब वो 5वें पौधान पर आ गया है। अगर अंकों की बात करें तो भारत को और मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट मैचेस कम खेले जाते हैं, लेकिन जितने भी खेले जाते हैं काफ़ी उसकी क्वालिटी होती है। देखते हैं भारतीय टीम आगे क्या करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत जी आपका। आपने बहुत आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे शब्दों में, लफ्ज़ों में आपने पूरी तस्वीर को हमारे सामने साफ कर दिया। जैसे ही देखा कि ओलंपिक गेम्स में भी अब 2030-2036 की मेज़बानी की बातें चल रही हैं, हम तो आशा यही करेंगे कि भारत को मेज़बानी मिल जाए। और इसी के साथ अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, देखते रहिए, बने रहिए सब TV7 भारत पर।